जब पीएम नरेंद्र मोदी अपना घर परिवार छोड़कर राजनीति में आए, तब भी यही बात कहा जा रहा था कि एक योगी है जिसके पीछे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है, ना वो परिवार को किसी भी तरीके का राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में गुजरात मॉडल उनका बहुत फेमस हुआ और उसके बाद वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वही योगी आदित्यनाथ के लिए भी देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं मठ में एक साधु संत का जो एक था वो एक पद छोड़कर यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता के सेवक के तौर पर देखे जाते हैं। वहीं अगर उनके परिवार की बात कर लिया जाए, उनकी बहन जो है एक छोटी सी दुकान चलाती हुई नजर आती है। उनकी माँ अभी देखिए एकदम नॉर्मल परिवार की तरह, चाहे मोदी का परिवार हो चाहे योगी का परिवार हो, नॉर्मल परिवार की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे में वाकई में अगर देखा जाए और लोगों के बीच में मिसाल क्यों बना, भारतीय जनता पार्टी में यही लगा कि जब मोदी और योगी की जोड़ी बनी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को सत्ता का लालच नहीं है, ये लोग वाकई में जनता की सेवा करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से सनसनी मची हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा, नौकरी नहीं करता या सत्ता का लालची नहीं हो। यही बयान दिल्ली तक गूंज रहा है। इसी बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और तो और योगी आदित्यनाथ ने यह बयान देकर साफ तौर पर कह दिया है कि सत्ता के लालची वो लोग हैं जो 5 साल तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना रहना चाहते हैं। उन्हें 5 साल तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनना, उन्हें बनना है जनता का सेवक। वो जनता की सेवा करने आए हैं। तो क्या सीधे तौर पर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा संदेश दे दिया, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दे दिया। लेकिन अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ पर मत निकालिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी माही मौजूद हैं। माही, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल माही मेरा यही रहेगा, और ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी बनी हुई है योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर। तो क्या वो ये बता रहे हैं कि सत्ता के लिए नहीं बैठे या सत्ता का भोग नहीं चाहते? सत्ता का भोग चाहते तो मठ में मिल जाती उन्हें जिम्मेदारी, ये लालच चाहिए होता तो उन्हें मठ में मिल जाता। तो ये कहने का क्या उनका मतलब है? क्या वो कह रहे हैं कि अगर कभी भी हुआ तो कभी भी सत्ता छोड़ देंगे और जिन्हें सत्ता का सुख चाहिए वो सत्ता लेते रहें? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल, देखा जाए तो उसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी अपना घर परिवार छोड़कर राजनीति में आए, तब भी यही बात कहा जा रहा था कि एक योगी है जिसके पीछे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है, ना वो परिवार को किसी भी तरीके का राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में गुजरात मॉडल उनका बहुत फेमस हुआ और उसके बाद वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वही योगी आदित्यनाथ के लिए भी देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं मठ में एक साधु संत का जो एक था वो एक पद छोड़कर यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, जनता के सेवक के तौर पर देखे जाते हैं। वहीं अगर उनके परिवार की बात कर लिया जाए, उनकी बहन जो है एक छोटी सी दुकान चलाती हुई नजर आती है। उनकी माँ अभी देखिए एकदम नॉर्मल परिवार की तरह, चाहे मोदी का परिवार हो चाहे योगी का परिवार हो, नॉर्मल परिवार की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ऐसे में वाकई में अगर देखा जाए और लोगों के बीच में मिसाल क्यों बना, भारतीय जनता पार्टी में यही लगा कि जब मोदी और योगी की जोड़ी बनी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को सत्ता का लालच नहीं है, ये लोग वाकई में जनता की सेवा करना चाहते हैं। और इसी वजह से 10 से 15 साल कहीं ना कहीं सत्ता का सुख भोगते हुए नजर आए। और योगी आदित्यनाथ के बयान के जो मायने हैं, मुझे लगता है राहुल यही मायने निकलते हैं कि बार बार कहते हैं कि क्योंकि हर कोई परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, अपने परिवार को आगे ले जाने को कर रहा है। अखिलेश यादव के परिवार को देख लीजिए, इस बार यादव परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो चुनावी मैदान में ना हो। लालू परिवार को देख लीजिए, वहीं चाहे राहुल गांधी के परिवार को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके इस बयान का यही मतलब निकाला जा सकता है कि और कोई अपने परिवार को बढ़ाता है, अपने वंशजों के लिए विरासत छोड़ के जाता है, संपत्ति छोड़ के जाता है। आखिर योगी और मोदी के पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद उनके कहने का मतलब भी यही था। एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में आए थे तो दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी। वो तस्वीरें भी हम सभी ने देखी हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ तमाम बड़े मंत्रियों के साथ खड़े हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, राजनाथ आते हैं, तो हाथ केवल वो राजनाथ के लिए जोड़ते हैं, मोदी जी के लिए नहीं जोड़ते, अमित शाह के लिए नहीं जोड़ते। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक बड़ा मैसेज दिल्ली तक उन्होंने पहुंचा दिया है कि अगर मोदी जी ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सत्ता के लिए हैं, सत्ता पर बैठे हैं या इनको सत्ता आगे चलानी है, तो मेरे इशारों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, मैं उंगली पर नाचने वाला व्यक्ति नहीं हूं या उंगली पर नाचने वाला कोई सन्यासी नहीं हूं। मेरा मन होगा तो मैं पूरी तरीके से राजनीति से संन्यास ले लूंगा और सत्ता छोड़कर वापस मठ में चला जाऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए उसमें जैसा कि आपने ये जिक्र किया, वाकई में जब राजनाथ सिंह आते हैं वो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जैसे पीएम मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, वो हाथ अपना नीचे कर लेते हैं इस तरीके से। तो आप देखिए कि इसके मायने भी यही निकाले जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जो उन्होंने विपक्ष को दिया है, वही मैसेज उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों को दिया है कि भाई आप बार बार हमें दबाने का प्रयास ना करिए। और आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य संगठन आरएसएस से जुड़े व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह का एक उनके ऊपर हाथ देखने को मिलता है। वहीं योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका किसी के तरीके से कोई सपोर्ट नहीं था। जब वो पहली बार सांसद के तौर पर आए थे, आपने देखा कि वो संसद भवन में रोने लगते हैं। तो किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव किया, उन्होंने पार्टी को मजबूत किया, अपने कामों के दम पर, अपने लॉ एंड ऑर्डर के दम पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान बनाई है, ना कि केंद्र के दम पर। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो सिराथू सीट पर हार पल्लवी पटेल से जब दर्ज होती है और सीएम मोदी के माफ करिएगा, नहीं, योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात पल्लवी पटेल से 20 से 25 मिनट तक की, कैसे आप देखिए कि बीजेपी में खलबली मचती हुई नजर आती है, एनडीए में खलबली मचती हुई नजर आती है। तो योगी आदित्यनाथ किसी से दबने वाले नहीं हैं। हाँ, ये बात जरूर है, उनको इसी बात का नुकसान कहीं ना कहीं होता है क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति नहीं है और इसी वजह से उनको हर तरफ से घेरा जा सकता है। और वहीं मोदी और अमित शाह का सपोर्ट भी शायद यही कारण है कि नहीं मिल रहा है। भाई मेरा एक सवाल और ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन 10 सीटों में फूलपुर बहुत महत्वपूर्ण है, गाजियाबाद सदर बहुत महत्वपूर्ण है, कटिहारी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो अभी तक कुर्सी की लड़ाई बीजेपी के अंदर जो चल रही थी, इसको देखकर क्या ये लग रहा है कि इस जो उपचुनाव है इसमें बीजेपी आसानी से जीत ले जाएगी, या जो तमाम हम देख रहे थे कि जो सियासी उठापटक था उसको कहीं ना कहीं खत्म किया गया, उसको खत्म करने के बाद दोबारा से एक मीटिंग होती है, तो क्या लग रहा है इस उपचुनाव में बीजेपी का क्या रिस्पांस या क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा सीटें बहुत कम जीती है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, देखिए 400 पार का नारा और 370 का नारा कम से कम लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, बस 240 सीटों पर सिमट जाती है। वहीं अखिलेश यादव 37 सीटों पर अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी मात्र 33। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन की वजह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठे। और जैसा कि आपने जिक्र किया, तो अगर देखा जाए तो उपचुनाव में अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है राहुल, कहीं ना कहीं उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आए, क्योंकि जनता अब एक अपना नेता चुन लेगी और कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट बन जाएगा कि ये पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ जा रही है, आने वाले दिनों में हमारा नेता यही होने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ वैसे घिसे पिटे मुद्दे रहे हैं जिसमें आप देखेंगे आर्टिकल 370, राम मंदिर का मुद्दा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, यूसीसी, सीए, एनआरसी, ये तमाम तरीके के मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती, लेकिन 15 साल से तो इसी पर वोट लेते हुए नजर आई है। कितने दिन तक वोट लीजिएगा एक ही मुद्दे पर? तो कहीं ना कहीं अब जनता को जरूरत है, 15 साल उसने अपना टाइम दे दिया, कोई नियुक्ति नहीं हुई, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई जिससे युवाओं को एक मोटिवेशन मिले भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आप देखिए कि शिक्षा, बेरोजगारी और ये महंगाई, जो ऐसे तमाम अहम मुद्दे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी भूल जा रही है। केवल हिंदुत्व के नाम पर किसी के घर की रोटी नहीं चलने वाली है। वहीं राम मंदिर का मुद्दा आपने जिस तरीके से उठाया और भारतीय जनता पार्टी को वही अयोध्या में जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा, अगर राम मंदिर इतना इंपॉर्टेंट होता राहुल, तो मुझे नहीं लगता कि अयोध्या के लोग उनको हराते हुए नजर आते। कहीं ना कहीं कोई खामी है, पॉलिसीज में खामी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन अहम मुद्दों को भूल जा रही है जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जनता को उनको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। राशन कहीं ना कहीं बांट देने से उसमें जो गरीब परिवार है उनको भी फायदा थोड़ा पहुंच रहा है, लेकिन जो अमीर परिवार है वो भी उसका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो उससे एक जो वर्ग है ना वो छूटता हुआ नजर आ रहा
रहा है। वही वर्ग को आप जब दरकिनार कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप राजनीति से भी बहुत दूर हो जाते हैं। और आप देखेंगे 20 से 22 करोड़ जो है मुस्लिम आबादी है अपने यहाँ पर और दलित आबादी है। अब आप पूरे आबादी को अगर डिनाई कर देते हैं, चाहे मुस्लिम आबादी हो चाहे दलित आबादी हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जिस तरीके से राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं इनको एकदम साइड लाइन कर देना, तो आप किसके बेस पे चुनाव जीतेंगे? ओबीसी जो वर्ग है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पास है और दलित वर्ग अब आजाद और मायावती के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट है जो कांग्रेस और अखिलेश के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कि आप चुनाव किस पर लड़ेंगे, मुद्दा क्या होने वाला है। तो वाकई अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ ने सत्ता छोड़ने का मन बना लिया है और क्या सत्ता छोड़ने से पहले, कुर्सी छोड़ने से पहले ये एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिल्ली तक पहुंचा दिया है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।